तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन वी ऑलरेडी नो, जैसे आप सबने न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन 1665 में, व्हेन न्यूटन वाज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। आप सबने वो मतलब कहानी मतलब पढ़ी होगी कि वो एक एप्पल के मतलब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक एक एप्पल टूट के गिर गया। तो अब हमारी आपकी तरह प्राणी होते तो फिर क्या करते? कुछ नहीं, एप्पल को उठा करके खाते और आराम से घर चले जाते। बट अब न्यूटन हमारी आपकी तरह तो थे नहीं। अब उन्होंने इस बात को सोचना शुरू किया कि भाई एप्पल जब नीचे आया तो एप्पल जब मतलब पेड़ से डिटैच हुआ, टूटा, तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और फाइनली काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, ग्रेविटेशन फोर्स को उन्होंने डिस्कवर किया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने बोला कि ये एक सेम फोर्स है जिस फोर्स से जैसे अर्थ के चारों तरफ हमारे पास जैसे हमारा जो मतलब नेचुरल सैटेलाइट है मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, और उसके स्टेबिलिटी में क्या है, स्टेबिलिटी में दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी बनी है। एंड दिस इज द सेम फोर्स ड्यू टू विच एप्पल्स फॉल डाउन ऑन द अर्थ। एप्पल्स ऊपर नहीं गया, नीचे आया। तो 1665 में व्हेन न्यूटन वाज ओनली 23 ईयर ओल्ड, उन्होंने ग्रेविटेशन का रूल डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की हम डेफिनेशन देते हैं। ग्रेविटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेविटेशन every body in this universe attracts every other body with a certain force called force of gravitation, कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हर बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ इन द सेम वे अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की हम डेफिनेशन क्या देंगे? अगेन वही, द फोर्स बाय विच अर्थ pulls an object towards itself is called gravitational force of earth or gravity of earth. Gravitational force of earth or gravity of earth. सेम थिंग, ओके। अब इसके बेसिस पे अब जैसे न्यूटन ने बोला कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स कब कितनी ज़्यादा लगेगी, फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उसके लिए न्यूटन्स ने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यू कैन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ क्या है पहले हम ये देखते हैं, फिर Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation, you can also say universal law of gravitation. तो Newton's law of gravitation पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, every body in the universe attract every other body with a certain force which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional
proportional to the square of the distance between them. This is Newton's law of gravitation और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब समझते हैं इसको. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, समझिए. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ओके. आप मास इसका मैंने इमेजिन कर लिया m1 और m2. आप कैपिटल एम स्मॉल एम भी ले सकते हैं. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम सेंटर से मेज़र करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू r. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोले हैं, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है सबसे पहली बात, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इमेजिन करते हैं कि ये फोर्स F है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज, फर्स्ट थिंग, फोर्स कितनी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यानी तो आप इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, अगर इसकी वेरिफिकेशन आती है, लेट टू बॉडीज A and B having masses m1 and m2 are separated by distance r. The force of gravitation between them is F. Okay. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस फोर्स क्या होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. क्या हो जाएगा फिर इस फोर्स में, दैट इज देयरफॉर F लिखिए फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, this force is directly proportional to the product of their masses, that is m1 into m2. This is equation 1. And again this force is inversely proportional to the square of the distance between them, that is 1 by r square. Now अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम कंबाइन करते हैं, देन वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F varies m1 into m2 upon r square. ओके. अब इस वेरिएज के साइन को हम हटाएंगे तो राइट साइड में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वी कैन राइट F इक्वल टू कैपिटल G into m1 into m2 upon r square. This is formula for calculating the force of gravitation between the two objects, where G is a constant called universal gravitational constant. G constant, G क्या है, constant है, क्या बोलते हैं इसको, called universal gravitational constant. इसकी वैल्यू हमें स्पेसिफाइड है, कैलकुलेटेड है. 9th लेवल तक आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी. द वैल्यू ऑफ G इज 6.7 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अब देखिए यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर क्यों होगी. मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ. अगर हमें G की वैल्यू निकालनी है इसके अकॉर्डिंगली तो क्या हो जाएगा, देखिए G विल बी इक्वल टू व्हाट, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, एंड G विल बी, F की वैल्यू, F क्या है, न्यूटन, और फिर इंटू R इज डिस्टेंस मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर. तो इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये ऐसा यूनिट हो जाएगी किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. तो दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हम इसको यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अब देखिए फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लुक हियर, पहली बात, दिस इज एन इंडिपेंडेंट फोर्स। ये फोर्स किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहली बात हम लिखेंगे दिस इज एन इंडिपेंडेंट फोर्स जो किसी भी तरह के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इंडिपेंडेंट फोर्स इन नेचर बिटवीन द इंडिपेंडेंट फोर्स, इंडिपेंडेंट फोर्स है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। और किसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट फोर्स which does not depend upon the medium between the particles। किस मीडियम में पार्टिकल्स है उस पर फर्क नहीं पड़ता। एंड देन दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। देन इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे आपने मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स में, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्जेज हैं, सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे नहीं है। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। फिर दो पार्टिकल्स के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो वो किसी और थर्ड पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगी। एब्सेंस, उस पे एब्सेंस ऑफ किसी भी और पार्टिकल्स, एब्सेंस और प्रेजेंस, अगर मान लो दो पार्टिकल, ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मेरे पास ये तीसरा पार्टिकल है, तो ये तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट हो या नहीं हो, इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इस पे डिपेंड कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टिकल्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टिकल। ये तो इस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो हमारे पास ग्रेविटेशन है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम इसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए यहाँ पे किस किस जगह पे हम इसको अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन, इट हेल्प्स टू डिटरमिन द मास ऑफ अर्थ, मून, सन एंड अदर हेवनली बॉडीज, जो कुछ भी है, हेवनली बॉडीज, स्टार्स वगैरह जो डिस्कवर होते हैं उसकी मास को हम इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर जैसे वी नो दैट जो कुछ भी जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं, और प्लैनेट एक सेंट्रल स्टार, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सेंट्रल स्टार कौन सा है, हमारा सन। तो जो प्लैनेट जो है वो मतलब सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को फाइंड आउट करने में भी ये हेल्प करता है हमारे पास, टू डिटरमिन द मोशन ऑफ मून
अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, सॉरी अराउंड द अर्थ। एंड अगेन ये हमें एक करता है टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और जो कुछ भी टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन, उसको भी फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। कैसे आते, उसके पीछे क्या रीज़न है? टू डिस्क्राइब द टाइड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स of earth और gravitational force of sun and moon। ये तो इसके एप्लीकेशंस हो गए। नाउ अब हम जैसे हमारे पास जो लॉ है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 अपॉन R स्क्वायर, अब इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, a sphere of mass 1 kg is placed on the surface of the earth. Calculate the magnitude of the gravitational force on the surface exerted by the earth। गिवन हमारे पास क्या क्या गिवन है? गिवन मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। चलिए देखिए, तो सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको m1 ले लेते हैं, दैट इज़ 1 kg। मास ऑफ अर्थ को हम m2 ले लेते हैं, दिस इज 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं क्वेश्चन में गिवन हो, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और रेडियस ऑफ द अर्थ यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। आपको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। फॉर्मूला F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कीजिए, 6.7 इंटू 10⁻−11 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए क्या बना हमारे पास, 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया, 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। अब देखिए एक जीरो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब मैं डेसिमल को हटा सकता हूँ, तो डेसिमल मैंने यहाँ पे हटा दिया,
670 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा ये 13, दिस इज 13 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64। इस 10 टू द पावर 12 को मैं ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे माइनस हो गया ये। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 670 इंटू 10 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 64, 670 इंटू 6 सॉरी 670 इंटू 6, दिस 6 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 12। तो ये हो गया हमारे पास 670 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर। देखिए यहाँ पे कैंसिल कीजिए आप इसको, 2 से 2 3 जा 2 से 32 टाइम्स, फिर देखिए 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से अगेन ये 32 टाइम्स। इसको फिर से हम 2 से ले जा सकते हैं 16 और इसको 2 3 जा 6 अगेन 2 3 जा 6 2 5 जा 10। क्या आ गया हमारे पास 335 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 32। 16 इंटू 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 512। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 32 को 16 से, 16 2 जा 32, 2 16 3 जा 48, 48 और 2 50, 502, दिस इज 50। देखिए अब 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, 48 और 3 51, तो दिस इज 512, 512। अब देखिए फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 335 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 335 15, 15 5 जा 75, 5 7 15 3 जा 45, 45 और 7 52 2 5 15 3 जा 45, 45 और 5 50, 5025। दिस इज 5025 डिवाइडेड बाई 512। आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 9.8 न्यूटन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 9.8 न्यूटन। यानी अर्थ जो होगी उस ऑब्जेक्ट पे, अर्थ और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इसका आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।